नाज़रीन, बरसगीर की तारीख सदियों पुरानी है। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ बहुत सी सल्तनतों और ताकतवर लोगों ने हुकूमत की। बरसगीर ने बहुत से ताकतवर हुक्मरानों का दौरे हुकूमत देख रखा है। यहाँ के लोगों की बहादुरी के चर्चे आज भी जुबान जिद आम है। दोस्तों, जब भी बात आती है हिंदुस्तान की तारीख की तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल हिंदुस्तान के शाहों का आता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख राजों और महाराजों से भरी पड़ी है। आज भी लोग इनके तर्ज हुकूमत और एयाशियों का जिक्र करते नजर आते हैं। ये लोग न सिर्फ बेतहाशा पैसे के मालिक थे बल्कि जबरदस्त जंगजू भी थे। लड़ाई में ये लोग ताक थे। दुनिया की कई ताकतवर हुकूमतों ने हिंदुस्तान पर गाहे बगाहे कब्जे की कोशिश की, मगर इनमें से कोई भी यहाँ मुस्तकिल हुकूमत नहीं बना पाया। आखिरी बार यहाँ बरतानिया ने कब्जा जमाया था, मगर बादशाह वो भी खत्म करना पड़ा। नाजरीन, आपने मुगल बादशाहों की शानो शौकत और राजपूतों की बहादुरी के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ताकतवर सल्तनत कौन सी थी? दोस्तों, जब भी हिंदुस्तान की तारीख के पन्नों को पलटा जाता है तो गुप्ता एम्पायर का जिक्र जरूर किया जाता है। आइए जानते हैं सदियों पुराने हिंदुस्तान की एक अजीमुश्शान सल्तनत के बारे में, जिसे आज भी हिंदुस्तान के स्कूलों में तारीख के तालिबे इल्मों को पढ़ाया जाता है और हिंदुस्तानी इस पर बहुत फख्र करते हैं। नाज़रीन, गुप्ता एम्पायर के दौरे हुकूमत को द गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था। कदीम हिंदुस्तान में बहुत सी मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मगर कोई भी मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकी थी। हर कोई अपने अपने इलाके पर हुकूमत करता था। इस तरह हिंदुस्तान कई हुकूमतों में बटा हुआ था। नाज़रीन, ये वो दौर था जब यहाँ कसीर तादाद में हिंदू बसा करते थे और इन्हीं लोगों की राजधानी भी होती थी। याद रहे कि हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद ही फैला था। इससे पहले यहाँ हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार रहा करते थे। ये लोग सख्त और बहादुर जंगजू थे। इनके इलाकों पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। हर राजा और महाराजा की अपनी जाती फौजें थी, मगर इनकी इन थोड़े थोड़े इलाकों पर मुश्तमिल राजधानियों को इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म होना पड़ा जब गुप्ता सल्तनत ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। तकरीबन 320 ईस्वी में जनूब मशरकी बरसगीर में मकदाहा नामी एक छोटी सी रियासती सरबराह ने पराइगा और स्केट के पड़ोसी रियासतों को फतह करने के लिए कायम किया। इन्होंने सल्तनत को और बढ़ाने के लिए फौजी ताकत और शादी के इत्तेहाद के एक मजमूए का इस्तेमाल किया। इसका नाम चंद्रगुप्ता था और इनकी फतह के जरिए इन्होंने गुप्त सल्तनत कायम किया। बहुत से लोगों का ख्याल था कि चंद्रगुप्ता का खानदान वशी जात से था, जो रवायती खिंद जात के खाने में चारों में से तीसरा नंबर था। अगर ऐसा है तो ये हिंदू रवायत से एक अहम नंबर था, जिसमें बरमन पादरी जात और कशरीतिया योद्धा या प्रिंसिपल क्लास आमतौर पर मजहबी और सेकुलर ताकत कम जातों पर मुश्तमिल है। किसी भी सूरत में चंद्रगुप्त ने भारतीय बरसगीर के बहुत से रेजों को दोबारा बहाल करने के लिए रिश्तेदार गैर मामूली काम किया, जिसमें 185 सदी में मौर्यान सल्तनत के खात्मे के बाद 5 सदी कबल टुकड़े टुकड़े हो गए। चंद्रगुप्त का बेटा सामोद गुप्त एक शानदार योद्धा और मदब्बर था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ताहम सामोद गुप्त ने कभी पानी का सामना नहीं किया और इसका काबिल बेटा गुप्त सल्तनत अपने बेटों को मुंतकिल करने में कामयाब था। इन्होंने डंकन प्लॉट जनूब में, शमाल में पंजाब और मशरिक में आसाम सल्तनत को बढ़ाया। सामोद गुप्त भी बलासलाहियत शायर और मौसीकार थे। इनका जानशीन राम गुप्ता था, जो नाकाबिल यकीन हुक्मरान था। इसकी बुनियाद सीरी गुप्ता ने रखी थी और बादशाह इस सल्तनत के पहले बादशाह चंद्रगुप्ता वन थे। बादशाह इनके बेटे गुप्ता समुद्रा ने मुख्तलिफ फतोहात के जरिए गुप्ता सल्तनत को और वसी किया। नाजरीन, गुप्ता एम्पायर का दुरानिया 4वीं सदी के शुरू से लेकर 6वीं सदी तक रहा और ये वही दौर था जिसे तारीख दान द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। चंद्रगुप्ता के बेटे गुप्ता समुद्रा ने तकरीबन 45 साल बादशाहत की थी। इनके बाद इनका तख्त इनके बेटे ने संभाला था, जिन्हें गुप्ता एम्पायर का सबसे ताकतवर तरीन बादशाह माना जाता है। इन्हें चंद्रगुप्ता II कहा जाता है। ये गुप्ता सल्तनत के तीसरे बादशाह थे। इनका दौरे हुकूमत कल्चर, आर्ट्स और तरक्की की बहुत सी तारीख अपने अंदर समोए हुए है। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए तरक्की की राहें खोल दी। तिजारत से लेकर इल्म के मैदान तक गर्ज हर जगह इन्होंने अपनी फहम फरासत से हिंदुस्तान को एक अलग रुख दे दिया था। अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलते हुए चंद्रगुप्ता II ने फतोहात करना शुरू कर दी थी और साथ ही साथ सियासी शादियां करके भी अपनी सल्तनत का हदूदो अरबा बढ़ाया। दोस्तों, तारीख दान इस खानदान के आबाई इलाके के बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाते हैं, मगर ज्यादातर का यही मानना है कि इस खानदान की शाहें आज के उत्तर प्रदेश में थी। गुप्ता एम्पायर के दौरे हुकूमत में आर्किटेक्चर, पेंटिंग, मुजस्मा साजी के साथ साथ रियाजी, फिलॉसफी, शायरी वगैरह को बहुत ज्यादा फरोग मिला। अदब को इस दौर में बहुत पजीराई मिली। मुख्तलिफ शायर साहिबाने अदब का ताल्लुक भी इसी दौर से था। इन्हीं में से एक मशहूर तरीन शायर कालिदास भी थे।
जिन्हें संस्कृत जुबान का सबसे बेहतरीन शायर माना जाता है। हिंदुस्तान का पहला रियाजीदान आर्यभट्ट भी गुप्ता एम्पायर के दौर में ही था। इसके साथ साथ इनके दौरे हुकूमत में ही तिजारत और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया गया था। लोगों से टैक्स तो अब भी जबरदस्ती वसूल किया ही जाता है, मगर इसे लोगों की फलाह बहबूद पर भी खर्च किया जाता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्ता II भी अपने बाप की तरह फतोहात के शौकीन थे और इसके साथ साथ वो हुकूमती मामलात की जबरदस्त फहम फरासत भी रखते थे। नाजरीन, ये एक ऐसी मजबूत और अजीम शान सल्तनत थी जिसने कई सल्तनतों के परखच्चे उड़ा दिए थे। मगर आपको ये जानकर यकीनन झटका लगेगा कि इतनी मजबूत सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करने वाला कोई बड़ा सुल्तान नहीं था, बल्कि खाना बदोश जंगजू थे जिन्होंने इस सल्तनत के राज को खत्म कर दिया था। इस सल्तनत के बिखरने के बहुत से अज़र पेश किए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि इसकी वजह टैक्स था, कुछ का कहना है कि मईशत गैर मुस्तहकम हो जाने की वजह से सल्तनत का जवाल हुआ, और बहुत सौ का ये भी कहना है कि खानदान दर खानदान हुक्मरानी करने की वजह से गुप्ता एम्पायर का खात्मा हुआ। मगर इन सब से बालातर इस पर मुसलसल होने वाले हमलों ने इसे बखेर कर रख दिया, और ये हमले खाना बदोश जंगजुओं की तरफ से किए जाते थे। यूं कई सदियों से चले आने वाली इस सल्तनत का खात्मा हो गया, मगर आज भी इसे हिंदुस्तान की तारीख की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक माना जाता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ।